जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोग को उत्तर आ रहा होगा तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है। अधड़ीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है अधड़ीय शब्द में। तो आप लोग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अनीय प्रत्यय है अधड़ीय में। यहाँ पर हम दो शब्द लिख रहे हैं, उनका आप लोग बताइए कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर लिख रहे हैं हमने खेवैया, उसका आप लोग बताएंगे प्रत्यय कौन सा है। एक शब्द और लिख रहे हैं यहाँ पर लुहार। इन दोनों शब्दों में बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो खेवैया में वैया प्रत्यय है, क्या है वैया प्रत्यय। यहाँ पर देखिए लुहार में तो आर प्रत्यय, क्या है आर प्रत्यय। तो आप लोग इनको भी याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक बार मिटा दें उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, बताइए कौन सा शब्द जो है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए और बताइए कौन सा सही है ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नम क्या तोड़ेंगे तो क्या होगा नमस्ते का, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नम। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो नम और विसर्ग लग गया प्लस ती हो जाएगा, तो ही जो है संधि विच्छेद है नमस्ते का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, बताइए क्या होता है। आघोष व्यंजन होता है, सघोष व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन होता है और एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बताइए। तो जो है क्या हो जाएगा आघोष व्यंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आघोष व्यंजन। अब आघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो एक फर्स्ट कॉलम आता है, पूरा फर्स्ट कॉलम आएगा। फर्स्ट कॉलम मैंने बताया था, और जो है सेकंड कॉलम, ये दोनों कॉलम जो है आघोष में आएंगे। और इसमें क्या आएगा प्लस आएगा, एक आएगा सा सा, एक वाला ए वाला सा। तो ये जो है इतने सा जो है आघोष में आएंगे। किस में आएंगे, तो ये सब आघोष में आएंगे। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, आघोष में आएंगे। किस में आएंगे, आघोष व्यंजन में। और सघोष व्यंजन में कौन कौन से आएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए सघोष व्यंजन में। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सघोष व्यंजन में। तो यहाँ पर जो है आएगा थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और एक फिफ्थ कॉलम, और प्लस स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सब आएंगे। और प्लस आएंगे एक हा आएगा और एक या आएगा, रा आएगा, ला आएगा और एक वा आएगा। तो इतने जो हैं फर्स्ट थर्ड कॉलम आएगा, फोर्थ कॉलम आएगा और फिफ्थ कॉलम आएगा, प्लस स्वर आएंगे। और हा या रा ला वा ये सब जो हैं सघोष व्यंजन में आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है रघुपति राघव राजा राम में प्रयुक्त अलंकार समास है, बताइए अलंकार कौन सा है। इसमें पूछा है रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है, यही पूछा है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, रा की आवृत्ति, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी। क्या होगा, एक वर्ड की जो है आवृत्ति बार बार होगा। जैसे यहाँ पर देखिए रा 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 बार बार है, तो यानी कि रा की आवृत्ति हुई, इसमें जो है रा की आवृत्ति हुई है, जो है एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो रा रघुपति राघव राया राजा राया राम आया रा, इसमें जो है रा की आवृत्ति होगी। तो क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। यमक अलंकार में क्या होगा, एक शब्द जो दो बार आएगा, एक शब्द जो है यमक अलंकार में क्या होगा, एक शब्द दो बार आएगा, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न होगा। यमक अलंकार में क्या होगा, दोनों अर्थ भिन्न भिन्न होगा। अनुप्रास में क्या होगा, रा की आवृत्ति होगी, यानी कि एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होगी। तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या होगा, जहाँ पर एक जैसे दो शब्द रहेंगे लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न रहेगा, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए
इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राम की गाय बहुत काली है, राम की जो है गाय बहुत काली है, वाक्य में बहुत है, बहुत क्या है आप लोग बताइए, वाक्य में बहुत क्या है, विशेषण है, विषय है, कर्म है, प्रविशेषण है, तो क्या है आप लोग बताइए। जो मैं क्वेश्चन के बाद बता रहा हूँ तो उनको भी आप लोग याद रखिए, वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, राम की गाय बहुत काली है, तो इसमें जो है बहुत क्या है, तो बहुत क्या है जो है, बहुत जो है प्रविशेषण, आप लोगों को सबको पता होगा कि प्रविशेषण होगा सही, बहुत जो है प्रविशेषण है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देंगे बार, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, बताइए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कठिन काव्य का प्रेत तो जो है केशवदास, केशवदास जी को क्या कहेंगे, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि का को कहा जाता है, तो केशवदास जी को कहा जाता है, केशवदास जी को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। अब यहाँ पर बात की जाए केशवदास की रचना कौन कौन सी है, तो इन्होंने क्या क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा कविप्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए कविप्रिया। एक होता है रसिक प्रिया, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, रसिक प्रिया। ये दोनों जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशवदास की रचना। यहाँ पर बात की जाए जो है सूरदास जी की, सूरदास जो है सूरसावली लिखे हैं, सूरसावली और सूरसागर और साहित्य लहरी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सूरसागर, सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जो है सूरदास जी ने लिखा है। और मतीराम जी की बात की जाए तो मतीराम जी ने कौन कौन सी रचना की है, तो इन्होंने जो लिखा है ललित ललाम, ललित ललाम, तो उसको भी आप लोग याद रखिए। और जो है एक और लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो एक और लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वो जो है रसराज, बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसराज। रसराज के लेखक कौन है, तो आप लोग बताएंगे मतीराम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार मिटा दें, उसके बाद आप लोग आगे देखिए, याद कर लीजिए इसको, जो है मैंने बताया है, जो है क्या बताया मैंने, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है, तो कविप्रिया है और रसिक प्रिया है। अब बात की जाए केशव जो है मतीराम की, तो मतीराम जो है लिखे हैं ललित ललाम और रसराज। और बात की जाए सूरदास की, तो सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसावली और जो है साहित्य लहरी, ये 3 रचना की हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है रचनाएँ हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। अब आगे बढ़ जाएं, इसको मिटा दें, तो आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो कौन सी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कमायनी है या नहीं, कमायनी भी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, चंद्रगुप्त भी है और लहर भी है। हुंकार जो दिया गया है ये नहीं है, तो हुंकार किसका है, तो हुंकार जो है, हुंकार की रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं हुंकार के रचनाकार। तो अब लोग इसको याद रखिए। अब बात की जाए रामधारी सिंह दिनकर कौन कौन सी रचना की हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेणुका, रेणुका हो गया, किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो गया, और क्या है, और एक है परशुराम की प्रतीक्षा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसको भी आप लोग याद कीजिए, परशुराम की प्रतीक्षा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों ने क्या याद किया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो हुंकार जो है ये नहीं है, बाकी कमायनी भी जयशंकर प्रसाद जी का है, चंद्रगुप्त भी है और लहर, ये जो है तीनों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हुंकार जो है नहीं है, तो हुंकार किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन सी रचना की है, तो रेणुका की है, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, उसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है शांत रस का अस्थायी भाव है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको देखकर क्या बताइए शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो बताएंगे क्या है शांत रस का अस्थायी भाव।
तो निर्वेद जो दिया गया है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आप लोग बताइए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का। और बताइए आप यहाँ पर और पूछ लें करुड़ रस का बताइए। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है आप लोग बताइए। रति है, क्या है रति। तो इसको भी आप लोग याद करिए। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुड़ रस का स्थायी भाव जो है क्या है शोक। करुड़ रस, करुड़ शोक। यहाँ पर एक और पूछ लें, बताएंगे आप लोग। हास्य रस का बताइए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है हास्य रस का। तो लोग बताइए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर बता दें क्या है। तो हास्य है, हास्य, इसको भी आप लोग याद रखिए। और एक पूछें और वीर रस का बताइए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है। इसका स्थायी भाव क्या है वीर रस का। तो शोक क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है आप लोग बताइए। वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है उत्साह। और एक पूछें और बताएंगे आप लोग। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव यहाँ पर फिर से लिख दे, उसके बाद बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस, इसका बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप लोग बताएंगे क्या है। तो क्रोध है, क्या रौद्र क्रोध, दोनों का उच्चारण करेंगे तो एक जैसा रहेगा। रौद्र और क्रोध, तो क्या हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। रौद्र का स्थायी भाव क्या है क्रोध हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार इसको मिटा दो, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। अखबारी लोटा कहानी के लेखक कौन है। बताइए आप लोग लेखक कौन है अखबारी लोटा का। अखबारी लोटा क्या है कहानी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अखबारी लोटा क्या है एक कहानी है। तो इसके लेखक कौन है। तो आप लोग देख के बताइए कौन है इसके लेखक। अखबारी लोटा के लेखक आप लोग बताएंगे कौन है। तो अन्नपूर्णानंद जो है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अन्नपूर्णानंद वर्मा जो है अखबारी लोटा के कहानी के रचनाकार हैं, लेखक हैं जो लेखक हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद करेंगे लेखक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 50 में देखिए और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ मेरे मन में मृदुल बसंत। पंक्ति के रचनाकार कौन है आप लोग बताइए। इसमें से जो कौन है रचनाकार है जो इन्होंने लिखा है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ मेरे मन में मृदुल बसंत। पंक्ति के रचनाकार कौन है आप लोग देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग देखकर बताइए। तो यहाँ पर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी ने आया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसमें जो कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो आप लोग देखकर बताइए कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अब देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यार अलावा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर बात की जाए ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है। आप लोग बताइए ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसको, आप लोग बताइए ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऊष्मीय व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन सा है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सा, इसको बोलेंगे तो ऊष्मा, मुँह से ऊष्मा लिखिए। सा 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 एक हा, ये सब क्या है ऊष्मीय व्यंजन है। और बात कीजिए उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है। उक्षिप्त व्यंजन यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसको भी। उक्षिप्त व्यंजन की बात की जाए उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है। उक्षिप्त व्यंजन, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग बताइए उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे उक्षिप्त व्यंजन की बात की जाए, उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। तो उक्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनसे कोई भी क्या होता है वर्ड शुरू नहीं होता है, कोई भी वर्ड शुरू नहीं होगा। कौन कौन से हैं। तो एक ढा है ये, वो एक ढा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये दोनों क्या हैं उक्षिप्त व्यंजन है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 में। यहाँ पर देखिए 52 में क्या पूछा गया है। रामायण महाकाव्य की भाषा है, बताइए रामायण महाकाव्य की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संस्कृत, रामायण महाकाव्य की भाषा जो है संस्कृत है। कैसी है संस्कृत है। किस
वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। किसमें लिखा है? वाल्मीकि द्वारा जो है संस्कृत में लिखा गया। वाल्मीकि द्वारा, किसके द्वारा? तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग वाल्मीकि द्वारा जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पर बात की जाए रामायण महाकाव्य में कितने अध्याय हैं, तो कितने अध्याय आप लोग बताएंगे? रामायण महाकाव्य में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। आप लोग लिख लीजिएगा 7 अध्याय हैं रामायण महाकाव्य में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया हम दीवानों में की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, इन पंक्ति की रचयिता कौन है? इन पंक्ति की रचयिता कौन है आप बताइए। यहाँ पर देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल चले वहाँ चले, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमित्रानंद पंत दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन दिया गया है, नीरजा दिया गया है, नीरजा माधव, और जो है भगवती चरण वर्मा दिया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसे ही आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विद्यार्थी में संधि है, विद्यार्थी में कौन सा संधि है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विद्यार्थी शब्द में विद्यार्थी जो है इसका कौन सा संधि विच्छेद संधि कौन सा है, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। अब कैसे है, तो आप लोग यहाँ पर करेंगे विद्या, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। तोड़ने के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बड़ा आ प्लस यहाँ पर छोटा आ, बड़ा आ छोटा के अंत जब होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, दीर्घ स्वर संधि। जहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की पहचान बता दें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान। तो यहाँ पर ये जो होता है एक स्वर के साथ मिल जाए, जहाँ पर जो है जहाँ 2 समान स्वर एक साथ मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। जैसे आ प्लस बड़ा आ प्लस आ हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। छोटी ई प्लस ई हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। छोटी ई प्लस बड़ी हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। बड़ी ई प्लस बड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आप याद कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है इसको देखिए। अर्थालंकार का उदाहरण है, कौन सा जो है अर्थालंकार का उदाहरण है। जब मैंने अलंकार बताया था तो बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये सिंपल तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थालंकार शब्द है, तो कैसा शब्द है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अर्थालंकार जो है क्या का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है अर्थालंकार का, तो जो है उपमा अलंकार, ये कैसा है, अर्थालंकार है। बाकी यमक अनुप्रास श्लेष जो है ये कैसे हैं, ये शब्दालंकार के उदाहरण, शब्दालंकार के उदाहरण है। शब्दालंकार जो है जो दिया गया है यहाँ पर, उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार का है। बाकी यमक अनुप्रास और ये दिया गया है श्लेष, ये जो है शब्दालंकार के, यहाँ पर लिख दे रहे हैं शब्दालंकार। तो आप लोग लिख लीजिएगा शब्दालंकार के उदाहरण हैं कौन कौन से हैं, तो यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है। बाकी जो है उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार का उदाहरण है। तो ऐसे ही आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56 में, यहाँ पर पूछा गया है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। तो मुहावरा भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग मुहावरे को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, याद कर सकते हैं आप लोग। अंधे की लाठी, तो एकमात्र सहारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ऐसे ही आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार इसको मिटा दें उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है वह समास कहलाता है। कैसे कहलाता है, तो जो है अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अव्ययभाव समास। जिस समास में क्या होता है, विभक्ति लोप चिन्ह को लोप कर दिया जाता है तो वह समास जो है अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास का पहचान बताएं क्या होता है, अव्ययभाव समास का पहचान। तो यहाँ पर जो होता है उपसर्ग वाले शब्द, जितने भी शब्द जो हैं उपसर्ग वाले शब्द रहेंगे वो सब जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो सब अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। उपसर्ग वाले शब्द, इसको आप लोग याद रखेंगे, उपसर्ग वाले शब्द हो गया। और यहाँ पर
प्रथम पद प्रधान, इसमें क्या होता है, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। और क्या होता है, तो यहाँ पर बात कीजिए पूर्व पद क्या होता है, प्रथम पद तो प्रधान होगा लेकिन पूर्व पद क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं पूर्व पद छोटा होगा, पूर्व पद जो होगा छोटा परंतु क्या होगा, ज़्यादा अर्थ वाला। कैसा होगा, पूर्व पद जो है छोटा होगा लेकिन ज़्यादा अर्थ वाला होगा। कैसा होगा, ज़्यादा अर्थ वाला। समास मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समास। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, और जो एक होता है क्या होता है, यहाँ पर एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया पहचान, तीसरा पहचान ये है, चौथा पहचान क्या है, चौथा पहचान यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चौथा पहचान जो है आप लोग को ऐसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर जो है समान अर्थ वाले शब्द, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये सब समान शब्द वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द एक साथ, जैसे मैंने क्या होता है, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सब जो है इसके अंतर्गत आएंगे, अभिभाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है तो वह समास कहलाता है, तो वह समास जो है अव्ययभाव समास कहलाता है। अब यहाँ पर पहचानेंगे कैसे, तो क्या होगा, पहचान क्या है इसका, अव्ययभाव समास का। तो इसका पहचान जो है उपसर्ग वाले शब्द, जितने भी शब्द जो हैं उपसर्ग वाले शब्द हैं, वो सब जो हैं अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। जो है यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद प्रधान होगा, जैसे है अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होगा। और बाकी तीसरा क्या बताया है मैंने, पूर्व पद, यानी कि पूर्व पद जो है छोटा होगा लेकिन ज़्यादा अर्थ वाला होगा, जैसे आजन्मा, आमरण। तो ये जो है पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है बहुत छोटा रहेगा लेकिन ज़्यादा अर्थ वाला रहेगा। जैसे आजन्म, तो आजन्म क्या होगा, आजन्म। ऐसे आमरण, तो ज़्यादा अर्थ क्यों दे रहा है, तो आ ज़्यादा अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, समान अर्थ वाले शब्द एक साथ, जहाँ पर समान अर्थ वाले एक शब्द आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, तो ये सब कैसे हैं, तो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या पूछा गया है, पतितों के देश में उपन्यासकार हैं, बताइए इसके उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। पतितों के देश में के उपन्यासकार कौन है, तो रामवृक्ष बेनपुरी जो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। रामवृक्ष बेनपुरी जो है पतितों के देश में उपन्यासकार है इसके। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, पतितों के देश में किस काव्य पर आधारित है, नाटक पर। तो आप लोग क्या बताएंगे, किस विधा पर आधारित जो है, पतितों का देश में किस विधा पर आधारित है, तो आप लोग बताएंगे उपन्यास विधा पर आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर बात की जाए जो है रामवृक्ष बेनपुरी कौन कौन से रचना की हैं, तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिशोध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिशोध। और क्या है, प्रतिशोध हो गया, माटी के मूर्तें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसको भी आप लोग याद करेंगे, माटी के मूर्तें। और जो है एक गेहूं और गुलाब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामवृक्ष बेनपुरी का, गेहूं और गुलाब। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग उत्तर को याद कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है, जिसके समान कोई अन्य नहीं है, वाक्य के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया है जिसके समान कोई अन्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइए। एक शब्द में बताना है, एक शब्द में क्या बताएंगे आप लोग, जिसके समान कोई अन्य नहीं है, तो आप लोग बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अद्वितीय। ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो पयोध ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जलद, पयोध, पयोधर जो है मेघ का पर्यायवाची शब्द हैं, बाकी जो है पयोधी जो है ये नहीं है, तो ये किसका है, तो जो पयोधी जो है
ये सागर का पर्यायवाची है। किसका है? तो सागर का। सागर का अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे समुद्र, समुद्र, पारावर, और जो है वही वरीस, वरीस, वही खो पयोनिधि। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर पयोनिधि, पयोनिधि जो है सब सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था पयोधि। मेघ का पर्यायवाची नहीं है तो क्या है? पयोधि नहीं है, बाकी जो है सब हैं मेघ के पर्यायवाची। तो आशा है आज का क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।